Dear students, welcome back. CUET PG 2021 पेपर एनालिसिस एक्चुअली ये मैंने ऑलरेडी रिलीज किया था, लेकिन वो CUET स्ट्रैटेजी के नेम से जो है वीडियो लेक्चर थी, और आप में से कई मुझको हमेशा कहते रहते सर 2021 का पेपर एनालाइज नहीं किया। तो मैंने उस वीडियो में से वो जो एनालिसिस पोर्शन है उसको कल आउट करके, मतलब उसको पिक करके निकाला है, और ये वीडियो उसके बेसिस पे मैंने बनाया। तो ऑलरेडी जो है ये समझिए रिकॉर्डेड वीडियो है जिसको मैंने आपको दिया है, जिससे आप तेजी से जो है 2021 पेपर एनालिसिस को देख पाए। बाकी चीजों को मैंने उसमें से हटा दिया एक तरह से, और ये वीडियो मुझे पता है कि बेहद उपयोगी होगी सभी के लिए। एक बार फिर से आप देख पाएंगे, यदि पहले भी आपने देखा है तो CUET PG, क्योंकि ये थीम वाइज एनालाइज है। इसमें जो सबसे जो अच्छी बात यह है कि इसको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, IPT और इंडियन पॉलिटी, IR, इस तरह से मैंने उसको किया है। और लास्ट में इन सभी पेपर का जो एक निचोड़ भी, एनालिसिस भी है। तो लास्ट मोमेंट में आप समझिए आपके लिए एक टिप्स भी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि 2022 का जो पेपर होगा CUET PG का पॉल साइंस में, वो लगभग वैसा ही होगा जैसा 2021 का पेपर है। तो आपके लिए बेस्ट जो सैंपल पेपर है वो ये है, और कोई नहीं है। 2020 या 2019 वाले पेपर जो, या मैंने जो एनालाइज किए 2014, वो सैंपल नहीं है, ये सैंपल है। सो लेट अस बिगिन। इससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें, आपको ये एक बार मेरी बताना जिम्मेदारी भी है, और आपको जानना चाहिए कि बेस्ट रिसोर्सेज जो CUET के लिए है, CUET गाइड, ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस और एग्जाम गाइड फॉर एंट्रेंस टेस्ट, यदि आप DUET या कोई अन्य एग्जाम दे रहे हैं, amazon.in पे अवेलेबल है। आपको कोई लिंक भी नहीं चाहिए, बस आप amazon.in के सर्च में पॉल साइंस हेल्प लिखिए और उसमें आपको चारों बुक दिखेंगे। पे कीजिए, किंडल ऐप पे जाइए जो आप डाउनलोड कभी भी कर सकते हैं। उसमें सेम आईडी और पासवर्ड जो आपने अमेजन से आपने बुक खरीदने में यूज किया था, अमेजन पर लॉगिन, उससे जाइए, वहां आपको वो बुक दिखेगी लाइब्रेरी में। क्लिक कीजिए, पढ़िए, कॉपी कीजिए, सेव कीजिए, प्रिंट कीजिए, मेनी तरह का मैन्यूवर कर सकते हैं। बेस्ट रीडिंग ऐप है, प्लीज गेट यूज टू इट। इससे आप अपने को बहुत फायदा पहुंचाएंगे। आने वाले वर्षों में आप नॉलेज लेंगे। बहुत सस्ते आपको बुक किंडल पे मिल जाते हैं जो हार्ड कॉपी नहीं मिलते हैं, और आप पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी को भी फायदा पहुंचाएंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं। अब आइए हम लोग सेकंड थीम पे चलते हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, IPT शॉर्ट में क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय प्लेटो। आप जानते हैं कि प्लेटो ने अपोलॉजी लिखा था, बाकी तीन जो है वो एरिस्टोटल का था। कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म इज, मैंने यहाँ पे और डिवाइड कर दिया। प्लेटो से दो क्वेश्चन थे, एक तो आप देख रहे हैं कि प्लेटो के द्वारा जो बुक लिखे गए हैं, दूसरा है द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद। आपको पता है ये प्लेटो से एसोसिएटेड है, थ्योरी ऑफ फॉर्म और आइडिया जो कि इंटेलिजिबल वर्ल्ड में है। लेट अस नॉट डिस्कस, मैं उस पर जाऊंगा तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। मैंने अलग वीडियो में इसको एनालाइज किया। यहाँ पे कल क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर देखिए, लेवल को जांचने की कोशिश कीजिए। दो क्वेश्चन प्लेटो से हैं, दो क्वेश्चन एरिस्टोटल से है। यूडिमोनिया का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम हैप्पीनेस जिसको आप कह सकते हैं, या उसको ह्यूमन गुड भी कह सकते हैं, फ्लोरिशमेंट ऑफ पीपल। यदि एक इंडिविजुअल का फ्लोरिस्ड फुलफिल्ड लाइफ होता है तो यूडिमेनिया है, जिसका एग्जैक्ट इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है, तो ह्यूमन गुड आप कह सकते हैं। निकोमैकियन इथिक्स जो है वो आपको पता है कि एरिस्टोटल की बुक है, जिसमें कि वो गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन आपको लगने चाहिए। देन मैकियावेली से दो क्वेश्चन है। हाउ डिड मैकियावेली मीन, व्हाट डिड मैकियावेली मीन बाय फॉर्चूना। फॉर्चूना उसने एक फियरी जो है लेडी, मतलब ऐसा भाग्य जो कि लेडी के रूप में दिखाया है, जो पूरे स्टेट को तहस नहस कर सकती है। ऐसी कोई रिवॉल्यूशन हो जाए, ऐसा कोई अटैक, जैसे अभी आप फॉर्चूना जो है, यदि आप देखें तो यूक्रेन पे जो रसिया का अटैक है वो एक फॉर्चूना है जेलेंस्की के लिए, लाइक दिस। तो ये जो है अनकंट्रोलेबल सिचुएशन कह सकते हैं फॉर्चूना को, मतलब एक पॉजिटिव कनोटेशन नहीं है फॉर्चूना का। अब यहां उल्टा जो है, ये वैचू जो उन्होंने बोला था वो करेज है। सो द ऑथर ऑफ डिस्कोर्स ऑन लिवी, आपको पता है कि ये मैकियावेली हैं ऑफ कोर्स। उन्होंने जो दो बुक लिखा है, प्रिंस, और ये जो बुक है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने रिपब्लिकनिज्म जो उनका कॉन्सेप्ट है वो दिया है। वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बेहतर मानते हैं मोनार्की से, ये आपको याद रखना चाहिए। तो मैकियावेली से भी दो क्वेश्चन था। देन हॉब से एक क्वेश्चन था, स्टेट ऑफ नेचर इज ए कंपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ। तो ये तो किसी भी सोशल कॉन्ट्रैक्टियन जो थ्योरिस्ट हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, कांत, उनका जो है स्टेट ऑफ नेचर वहां आता है। लेकिन
यहाँ चूंकि हॉब्स ही केवल है तो बाकी में तो कोई कॉन्ट्रैक्टियन उस तरह से है नहीं, तो हॉब्स है। देन लॉक से 3 क्वेश्चन है, तो ये देखिए इनको ज्यादा वैल्यू दी गई है अभी तक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड स्टेट, स्टेट को प्रॉपर्टी कह सकते हैं, एसोसिएटेड विथ लॉक। फॉर जॉन लॉक नॉलेज इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग एक खाली स्लेट के जैसा होता है, जिसको उन्होंने टबला रसा कहा था, मतलब कि इस पे कुछ भी लिखा नहीं होता है। तो ये मतलब इस तरह का जो थॉट रखने वाले थिंकर होते हैं उनको हम लोग इम्पेरिसिस्ट कहते हैं, जिनका मानना होता है कि नॉलेज का जो सोर्स है केवल एक्सपीरियंस है। और जो इसका उल्टा होता है, जो मानते हैं कि नॉलेज का सोर्स जो है परे है, ट्रांसडेंटल है, कुछ दूसरी दुनिया से आता है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट से आता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से आती है, जैसे प्लाटो, उसको हम लोग रैशनलिस्ट कहते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग? ऑफ कोर्स इसके जो ऑथर हैं वो लॉक हैं। लॉक के जो और भी बुक हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था, वो सब भी आपको याद होना चाहिए। ऑन टॉलरेशन भी दिया था। ये सब उनके बुक जो जो भी हैं, इन सभी ऑथर के तो आपको बहुत सारे बुक जानने ही चाहिए कि उन्होंने क्या लिखा है, उसमें क्या क्या बुक का नाम है और क्या कंटेंट है, ये भी जानना चाहिए थोड़ा बहुत। रूसो से एक क्वेश्चन है, यहाँ बहुत लंबा सा एक स्टेटमेंट, आई प्रेफर लिबर्टी विद डेंजर देन पीस विथ स्लेवरी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? अब ये तो पहला ही, उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाले जो हैं, इस बुक का नाम ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने जो अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया वो रूसो ने उसी नेम से दिया। और द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट इनका दूसरा नाम भी है। मिल से फिर 2 क्वेश्चन है, सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग, ये किसने थ्योराइज किया था? ऑफ कोर्स ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया था। ये जेम्स मिल इनके फादर का नाम है। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज डिफेंडर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम? तो इंडिविजुअल फ्रीडम के बहुत बड़े समर्थक जिन्होंने ऑन लिबर्टी लिखा, ये जॉन स्टुअर्ट मिल है। फाइनली मार्क्स से देखें तो 3 क्वेश्चन हैं। तो मार्क्स एंड लॉक को सबसे अधिक वैल्यू दी गई है 2021 में। मार्क्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जर्मन आइडियलिज्म, फ्रेंच सोशलिज्म, इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे मैं हमेशा टिप्स बताता हूँ स्टूडेंट को कि ऑल ऑफ द अबव यदि है तो मोस्ट प्रोबेबली वही ज्यादा सही होता है, ये ध्यान रखिएगा। मार्क्स डिस्कसेज एलिनिएशन, जो उन्होंने एलिनिएशन डिस्कस किया था, मतलब कैसे आदमी का खिंचाव हो जाता है, अजनबीपन डेवलप कर लेता है अपने कार्य से, जो प्रोडक्ट वो डेवलप करता है वो अपने फेलो वर्कर से, अपने आप से ही। तो ये इन्होंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट में किया था। ये उस समय ये यंग थे, मतलब यंग मार्क्स कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म? तो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म मार्क्स की थॉट है। तो ये 3 क्वेश्चन, इसमें सभी आसान क्वेश्चन है। सॉरी, फाइनली जो है रॉल से क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग। अब आप देखिए रॉल जो है सिलेबस में नहीं था, लेकिन रॉल से 2 क्वेश्चन है, इस बार उन्होंने सिलेबस में दे दिया, इसलिए मैं कहता हूं कि सिलेबस चेंज नहीं हुई है, रॉल पहले भी था अभी भी है। हु अमंग द फॉलोइंग यूजेस द आइडिया ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस? तो वेल ऑफ इग्नोरेंस, ओरिजिनल पोजीशन, ये सब जो है जॉन रॉल के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट या थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसका पार्ट है जॉन रॉल। अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ जस्टिस? तो उनके अनुसार से जस्टिस मतलब फेयरनेस होना चाहिए। फेयरनेस इन व्हाट? फेयरनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? ऑफ प्राइमरी सोशल गुड। व्हाट इज प्राइमरी सोशल गुड? मतलब प्राइमरी सोशल गुड है लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट, पोजीशंस ऑफ ऑनर, रिवॉर्ड, जो पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड ऑल, ये जो है इनकम, वेल्थ, ये सब जो है प्राइमरी सोशल गुड है। उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन समाज में होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। मिक्स्ड भी कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि इन बुक को मैच करने के लिए था प्रिजन नोटबुक, आपको पता है एंटोनियो ग्राम्स्की ने लिखा है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस अभी हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे थे, रॉल्स ने लिखा है। एनआर कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की है, द कैपिटल या दास कैपिटल। एनार्की स्टेट इन यूटोपिया बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, रॉबर्ट नॉजिक की है, जो कहलाते हैं लिबर्टेरियन। लिबर्टेरियन मतलब जो क्लासिकल लिबरलिज्म को जिन्होंने मॉडर्न टाइम में रिवाइव किया, उसको लिबर्टेरियन कहते हैं, जो इंडिविजुअल फ्रीडम को बहुत दूर तक ले जाता है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड स्टेट, तो इसको आप इसमें भी रख सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट में भी रख सकते हैं, जो मतलब स्टेट को कैसे पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन से राइट के थ्रू जोड़ा था, वो टीएच ग्रीन ने जोड़ा था, इंग्लिश मोरलिस्ट थिंकर, जो काफी मोरलिज्म आइडियलिज्म के तरफ हो जाते हैं, वो टीएच ग्रीन। तो अब आप टोटल देखें यदि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट से, तो उसमें 19 क्वेश्चन है, और इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है किसी भी थीम से नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा जो फोकस आपको करना है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे करना है। 25% क्वेश्चन जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से हैं। अब आइए हम लोग सेकंड थीम पे चलते हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, आईपीटी शॉर्ट में।
पहला है गांधी से 3 क्वेश्चन था, तो गांधी चूंकि गांधी अंबेडकर ही सिलेबस में था तो उसी से क्वेश्चन रहेगा। इन ओसनिक सर्कल देयर विल बी एवर वाइडनिंग नेवर असेंडिंग सर्कल्स। आपको पता है ओसनिक सर्कल का कॉन्सेप्ट गांधी जी ने दिया था, एक नॉन हिरार्किकल सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी अरेंजमेंट फॉर सेल्फ गवर्नेंस, जो सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ गवर्नड है। तो ये जो है गांधी जी का स्टेटमेंट है ओसनिक सर्कल का। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑन टू दिस लास्ट। ऑन टू दिस लास्ट जो है ये जॉन रस्किन की बुक थी, जिससे इतने प्रभावित हुए थे गांधी जी ने, अपना जो थॉट उस पे बनाया था वो सर्वोदय का बनाया था, सबका भला, सबका मतलब विकास। तो अभी भी जो है सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी कहते हैं उसमें कहीं ना कहीं ऑन टू दिस लास्ट का भी उसमें थॉट है, सर्वोदय। फॉर एम के गांधी अनासक्ति, अनासक्ति यदि संस्कृत यदि आप थोड़ा आपका स्ट्रांग है तो ऐसे ही आप जानते हैं अनासक्ति का मतलब होता है नॉन अटैचमेंट, मतलब एक तरह से डिटैचमेंट। तो अनासक्ति, आसक्ति मतलब होता है अटैचमेंट, तो ये भी गांधी जी का है, इसका मीनिंग पूछा है। तो 3 बहुत आसान क्वेश्चन है। देन 2 अंबेडकर से क्वेश्चन थे। जॉन डीवी जो हैं वो अंबेडकर के टीचर थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, उनको लाइफ लॉन्ग उन्होंने प्रभावित किया, वो एक प्रैग्मेटिस्ट थे, तो इन्होंने अंबेडकर को प्रभावित किया। ग्रेडेड इनइक्वलिटी जो है वो कास्ट के बारे में कहते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ब्राह्मण है, यहाँ क्षत्रिय है, मतलब आप क्षत्रिय कह लीजिए, राजपूत कह लीजिए। देन यहाँ पे मान लीजिए और वैश्या हैं, यहाँ पे अदर कास्ट, लोअर कास्ट है, तो ये ग्रेडेड इनइक्वलिटी है। मतलब ग्रेडेड इनइक्वलिटी का मतलब क्या था, ये पूरा ग्रुप जो है इस पूरे ग्रुप के ऊपर, ये पूरा ग्रुप इस पूरे ग्रुप के ऊपर, ग्रेडेड इनइक्वलिटी। ऐसा नहीं कि आदमियों के बीच में विभाजन नहीं है, ग्रुप के बीच का विभाजन है, हायरार्किकल। तो अंबेडकर ने इसको दिया था कास्ट को कहने के लिए। तो ओनली 5 क्वेश्चन है। पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट पे अब हम लोग आते हैं, थर्ड जो थीम है। इस पे यदि देखें तो काफी खासा इस पे फोकस है। इस पे देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स भी इसमें है, राइट्स में लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ यहाँ है ही, ह्यूमन राइट्स है। देन सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट है, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, इस पर जेंडर जोड़ा है इन्होंने। देन स्टेट की थ्योरी भी नई है जो सीबीसीएस सिलेबस में ज्यादा नहीं है। सिटीजनशिप भी सीबीसीएस सिलेबस में बहुत ठीक से नहीं डिलिनिएटेड है, डीएससी पेपर में जरूर है। कंटेम्प्रेरी इशू भी इन्होंने जोड़ दिया, मतलब करंट इवेंट भी आपको जो अभी जो चीजें हो रही हैं उससे लिंक किया जाएगा। मतलब अभी यदि कोई ह्यूमन राइट पे कोई बहुत बहस हो रही है, जैसे कि उगैर मुस्लिम जो है वो जिनजियांग प्रोविंस जो चाइना का है, वहां पे यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट कमिश्नर वहां गई हैं, तो अब ह्यूमन राइट पे आपको क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। अभी मान लीजिए इंडिया में कोई सिटीजनशिप अमेंडमेंट जैसे 2019 में हुई, तो सिटीजनशिप पे आपको पूछ सकता है। अभी सॉवरेंटी की जो बहुत चर्चा होती है यूक्रेन और रसिया वॉर में, तो सॉवरेंटी पे पूछ सकते हैं। तो ये कंटेम्प्रेरी इशू जो है उससे भी आपको पूछा सकता है। फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी भी इसमें जोड़ा है इन्होंने। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। 2021 की सिलेबस थोड़ी छोटी थी इससे, इसके कंपैरिजन में। अब यदि क्वेश्चन देखें तो इससे भी काफी क्वेश्चन है। विच आइडियोलॉजी इज एसोसिएटेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट या ऑथोरिटी, कोई फॉर्मल ऑथोरिटी, ये एनार्किज्म जो है उसको काटता है, मतलब सपोर्ट करता है, मतलब प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट या ऑथोरिटी को नकारता है, तो एनार्किज्म है। आसान क्वेश्चन। आन जे टिकनर जो है आपको पता है उन्होंने रीफॉर्मुलेट किया था मॉर्गनथाउ के 6 रियलिस्ट प्रिंसिपल को फेमिनिस्ट इंटरनेशनल थ्योरी के रूप में, इसलिए फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन है। देन राइट्स एज ट्रम्प, मतलब इसका मायने क्या होता है भी आपको जानना चाहिए। ट्रम्प मतलब होता है ट्रम्प कार्ड जिसको बोलते हैं, मतलब एक ऐसा हथियार जो आपको बचाता है अल्टीमेटली, ब्रह्मास्त्र जैसा। तो राइट एज ए ट्रम्प, ट्रम्प है गवर्नमेंट के से बचाने के लिए इंडिविजुअल को, क्योंकि कुछ राइट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कभी आपको छीन नहीं सकते। आपको पता है कि जैसे कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो इवन इमरजेंसी होने पे भी इंडिया में नहीं छीन सकती है गवर्नमेंट, वो आपके लिए ट्रम्प है, आपकी जान बचाता है। ये कहने वाले जो थे ये रोनाल्ड डॉर्किन थे। हु कंपेयर द लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स विद दैट ऑफ एंशिएंट। ये थोड़ा सिलेबस से बाहर जाता है क्योंकि ये मास्टर्स में पढ़ाई होती है जनरली सीबीएसई सिलेबस में, और ये बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने कहा था, मतलब उनका कहना था कि जो एंशिएंट लिबर्टी है वो एक तरह से रिपब्लिकन टाइप की लिबर्टी थी, कि यदि हमारा अपना राज्य है, अपना स्टेट है, हमारे ऊपर अपना शासन है, तो हम फ्री हैं, लिबर्टी है हमको। लेकिन अभी की जो लिबर्टी है वो निगेटिव लिबर्टी है, मतलब हमको राइट टू फ्रीडम स्पीच, राइट टू मूवमेंट, राइट टू प्रेस, पॉलिटिकल राइट, उस टाइप की जो राइट जिसको कि फंडामेंटल राइट में हम गिनते हैं, उस टाइप के राइट को अभी लिबर्टी मानी जाती है। तो मॉडर्न वर्सेस एंशिएंट, बेंजामिन कॉन्स्टेंट।
हु अमंग द फॉलोइंग इज ए लिबर्टेरियन थिंकर? अभी जस्ट मैंने आपको बताया लिबर्टेरियन थिंकर वो होते हैं जो कि क्लासिकल लिबरलिज्म को बहुत दूर तक ले जाते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं या वैल्यू देते हैं, और वो बिल्कुल स्टेट को नाइट वॉचमैन स्टेट रखना चाहते हैं, मिनिमलिस्ट स्टेट। तो इसमें से जो रॉबर्ट नॉजिक है, आपने देखा उनके बुक को, एनार्की स्टेट यूटोपिया, वो उन्होंने लिखा था। और ये तीनों यहाँ पे जान लीजिए, ये लोग कम्युनिटेरियन थिंकर, जो आगे क्वेश्चन भी आया, कम्युनिटेरियन थिंकर लिबरल की ही एक धारा से निकलते हैं अमेरिका में, जो कि कम्युनिटी को प्रेशर देते हैं, इंडिविजुअल और कम्युनिटी के बीच के बैलेंस को बनाए रखना चाहते हैं, नर्चरिंग कम्युनिटी, और स्टेट के रोल को थोड़ा वो आगे देखना चाहते हैं, जो कम्युनिटी को प्रिजर्व करे, और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में भी वो बिलीव करते हैं। तो सैंडल, वॉल्जर, टेलर, ये सब जो है, मैकल एलेस्टेडियर, मैकलिंटायर, ये सब जो हैं, ये सब लिबर्टेरियन, सॉरी, कम्युनिटेरियन थिंकर कहलाते हैं। चार्ल्स टेलर, यहाँ पे अब चार्ल्स टेलर, वही चार्ल्स टेलर यहाँ आ गए हैं। उन्होंने एक बुक लिखा था पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, जो कि मल्टीकल्चरलिज्म से रिलेटेड था। इनका कहना था कि केवल ये नहीं इंपॉर्टेंट है एक डाइवर्स सोसाइटी में कि आप दूसरे कल्चर को जीने देते हैं, जो मेजोरिटी, जैसे कि मान लीजिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, तो उनके यदि बात को चले चार्ल्स टेलर का, तो हिंदू केवल मुस्लिम को या सिख या ईसाई को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ उनके साथ हम रहेंगे, ये काफी नहीं है। उनका कहना है कि आप उनके कल्चर को रिकॉग्नाइज कीजिए, उनको इज्जत बख्शिए, उनको डिग्निटी दीजिए कि हाँ आपका कल्चर, आपका खान पान, आपका ड्रेस भी अच्छा है, आप अपने तरीके से अच्छे हैं। तो जब ये होता है तब रियल हार्मोनी होती है, मल्टीकल्चरलिज्म होता है। चार्ल्स टेलर का ये कहना है। पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज नोन एज फॉर द कैपेबिलिटी अप्रोच? ये एक बहुत जनरल सवाल है, ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि अपने प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया है ये मार्था नॉसबॉम के साथ मिलकर के, कैपेबिलिटी अप्रोच। इसमें उनका कहना क्या है? उनका कहना है कि गरीब इसलिए गरीब नहीं है कि उनके पास में पैसे नहीं है, वो इसलिए गरीब है, वो इनकैपेबल है पैसा कमाने के लिए। तो पीपुल को अच्छी हेल्थ केयर दो, अच्छा एजुकेशन दो, एक्सेस दो उनको, हर तरह का एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, एक्सेस टू एडवांटेज, एक्सेस टू डिजिटल वर्ल्ड, और देखो कि वो कैसे कैपेबल हो जाते हैं और कैसे खुद कमाने लगते हैं। आपको उनको डोल नहीं देना पड़ेगा, आपको वेलफेयरिज्म नहीं करनी पड़ेगी, बैठे बिठा करके उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। दिस इज कैपेबिलिटी अप्रोच इन सम। द स्लोगन, द पर्सनल इज पॉलिटिकल इज कंसर्न विद, आपको पता है ये स्लोगन फेमिनिज्म का है। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये सब है। रॉबर्ट मॉरिसन मैक्लिबर रोड द फॉलोइंग बुक, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन यदि आपने प्लूरलिज्म पढ़ा हो या प्लूरलिस्ट थॉट पढ़ा हो, क्योंकि थ्योरी ऑफ स्टेट है, और जो प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट जो है मैक्लिबर, उसके एक प्रणेता या प्रोपाउंडर रहे हैं। अनदर जो है रॉबर्ट डहल रहे हैं, लास्की रहे हैं, तो इन सब का लिपसेट भी रहे हैं, सैमुअल लिपसेट। तो ये सब जो है उनके बुक्स को आपको जाना चाहिए, उसमें से उन्होंने मॉडर्न स्टेट लिखा है। तो ठीक है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए कम्युनिटेरियन थिंकर? अभी जस्ट मैंने आपको बताया सैंडल, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो माइकल सैंडल तो कम्युनिटेरियन थिंकर आपने देख लिया, और भी कम्युनिटेरियन थिंकर को पहले आपने देखा। ये तीनों जो हैं लिबर्टेरियन है। नॉजिक को आपने पहले देखा था, हैक एंड मिल्टन फ्रीडमैन, यही तीन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो है लिबर्टेरियन थिंकर है, और वहां चार आपने देखा था वो कम्युनिटेरियन थिंकर। तो इसको रख लीजिए। ग्लोबल जस्टिस इज वाइटल फॉर, ग्लोबल जस्टिस का मायने क्या होता है कि जस्टिस जो है केवल देश की सीमा के अंदर ही नहीं होना चाहिए, जो जॉन रॉल ने कहा था, ये पूरे दुनिया भर में लागू होना चाहिए। जो दुनिया भर में हर आदमी को न्याय मिलना चाहिए, विसे विस अदर पर्सन, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। तो ये जो यहाँ पे यदि आप इन सब में देखें, तो ग्लोबल जस्टिस थॉमस पॉक जो है, वैसे तो जॉन रॉल ने भी ग्लोबल जस्टिस का एक तरह से दिया है, लॉ ऑफ पीपल, लेकिन वो उन्होंने बहुत कंजर्वेटिव व्यू था। थॉमस पॉक जो है, जो कॉस्मोपॉलिटियनिज्म में बिलीव करते हैं, विश्व बंधुत्व में, उनके लिए ग्लोबल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हु मेक्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन निगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी? ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे आप बर्लिन ने डिवाइड किया था निगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी को, आपके सिलेबस में है ये। Who among is the following thinker is a defender of the access to advantage principle? ये एक तरह से मार्क्सिस्ट थॉट है, जी ए कोहेन ने दिया है, इसके बारे में और पढ़ लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि मतलब समाज में जो फायदे मिल सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट से हो, स्टेट से हो, या किसी तरह का यदि एडवांटेज आपको मिलता है, तो वो भी सबको एक्सेसिबल होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको वो, आप एडवांटेज ही नहीं ले पा रहे हैं, एक्सेस टू एडवांटेज। जैसे कि फर्ज कीजिए कि अभी जो है, मान लीजिए गवर्नमेंट कहता है कि ई गवर्नेंस जो है, वो आपको जनता के द्वार हम पहुंच रहे हैं, आप नेट से जो हमारी सर्विस ले सकते हैं, लेकिन
क्या उनको एक्सेस है इस एडवांटेज का जिनके पास में लैपटॉप नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है या जिसके पास इंटरनेट नहीं है, या सब कुछ उनके पास है भी तो उनको बुद्धि नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट हैं, इलिटरेट नहीं भी हो तो डिजिटल इलिटरेट हैं या आईटी इलिटरेट हैं, तो ये एक्सेस टू एडवांटेज वो नहीं ले पाते हैं। तो इट इज नॉट एक्सेस केवल जो है, एक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेस टू एडवांटेज इंपॉर्टेंट है। रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस जो है ये किसका कॉन्सेप्ट है, इसको आरएसए शॉर्ट में कहते हैं, ये भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है। ये जो है लुई अल्थुजर का है, जहां पे कि वो जैसे ग्राम्स्ची ने जो हेजमनी का कॉन्सेप्ट दिया था उसी टाइप का ये देते हैं, लेकिन ये बहुत पॉपुलर हो गया, जिसमें वो कहते हैं कि जो स्टेट है कैपिटलिस्ट स्टेट, वो जो अपना वर्चस्व जो जो बनाए रखता है वो दो एपरेटस है। एक आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस होता है जिसमें वो आइडियोलॉजी क्रिएट करता है स्टेट थ्रू मीडिया, थ्रू पॉपुलर जो ओपिनियन, डिस्कोर्सेज, नॉवेल, आर्ट, कल्चर एंड अदर, उससे वो एक डिस्कोर्स क्रिएट करता है कि कैपिटल व्यवस्था अच्छी है, और जो वर्किंग क्लास है वो मान लेते हैं कि वही नॉर्मल है, और यदि उससे ना माने तो फिर उनका पुलिस है, आर्मी है, कोर्ट कचहरी, जो रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस है वो पिक्चर में आता है, फिर उसको डंडा मारता है कि तुम क्यों नहीं मान रहे हो जो हमारा मीडिया कह रहा है, जो हमारा पॉपुलर मैगजीन कह रहा है, जो जो आर्ट कल्चर जो डिस्कोर्स बन रहा है, जो स्टेट की प्रोपेगेंडा है, उसको मानते क्यों नहीं हो। तो ये आरएसए एंड आईएसए के थ्रू स्टेट जो है वो एक तरह से कैपिटलिस्ट जो स्ट्रक्चर है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, उसको सालों साल, दस को एंड सेंचुरी सेंचुरी बनाए रखता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑफ कोर्स थोड़ा सा अगेन ये मास्टर्स में पढ़ाई होती है, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है। तो दो मैं देख रहा आउट ऑफ सिलेबस है, एक बेंजामिन कॉन्स्टेंटाइन का और एक लुई अल्थुजर का, जो स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट। अब आइए हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन देखते हैं। ओके, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इन द यूनाइटेड स्टेट। तो पैलेस्टीन, आपको पता है कि फिलिस्तीन जो है जब से इजराइल बना तब से वो पूर्ण स्टेट नहीं बन पाया, तो उसको नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट की जो है उसको एक तरह से स्टेटस दी गई। यही स्टेटस वेटिकन सिटी जो पोप का राज माना था उसको भी दी गई। हु एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अगस्त 2021। इंडिया ने 8वीं बार, 8th टाइम जो है वो टेम्पोररी मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल का मिला उसको अगस्त 2021 में, 8वीं बार। ये पूछा था कितनी बार मिला है। विच रिवर आर कवर्ड अंडर इंडस वाटर ट्रीटी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है 1960s की। इसमें इंडिया को जो है, ये सब सभी सभी रिवर कवर्ड हैं। इंडिया को उसमें जो मिला था राबी, ब्यास, सतलज मिला था। पाकिस्तान को जो मिला था वो इंडस, झेलम और चेनाब मिला था, और ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, मेडिएशन से हुई थी। ऑल ऑफ द अबव, अगेन ऑल ऑफ द अबव जो है सही होती है। डिटेंट, डोटेंट, इसको जो पढ़ा था डोटेंट, डिटेंट जो वॉज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये एक तरह का रिलेशन में जब थॉ होता है, थॉ मतलब कि थोड़ी नरमी आती है, बहुत कोई यदि टेंशन वाला रिलेशन हो और उसमें थोड़ी सी नरमी किसी कारण से आ जाए तो उसको डिटेंट बोलते हैं। तो ये कोल्ड वॉर का टर्म है, जबकि 67 से लेकर के और 74 तक थोड़ा 7-8 साल जो है दोनों में थोड़ा रहा था, मतलब रिलेशन अच्छे रहे थे, काफी सारे ट्रीटी उटी साइन हुए थे, आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी शुरुआत हुई थी यूएसएसआर एंड यूएसए की मैं बात कर रहा हूँ। इन इंटरनेशनल रिलेशन रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नेयर जो है ने जूनियर, वो किस लिए जाने जाते हैं, क्या उन्होंने प्रोपेगेट किया या क्या प्रोपाउंड किया, तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी दी। बेसिकली ये थ्योरी ही जो है नियो लिबरलिज्म का आधार बनती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नियो लिबरलिज्म के जो जनक हैं वो रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ ने हैं। इनके बारे में अलग अलग भी आपको कुछ कुछ बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जोसेफ ने का सॉफ्ट पावर बुक के बारे में पूछा जाता है, एंड रॉबर्ट कोहेन का आफ्टर हेजमनी पूछा जाता है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था, तो 1962 अक्टूबर में हुआ था। ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हाउ मेनी कंट्री आर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, 27, ये हमेशा न्यूज में रहता है। इससे रिलेटेड ये है कि नाटो में कितने मेंबर हैं, तो इसमें 30 मेंबर हैं, अभी और मेंबर इसमें जुड़ने वाले हैं, और इसी जुड़ने को लेकर के तो यूक्रेन में वॉर हो रहा है। व्हाट इज द कोर ऑफ रियलिज्म, कोर ऑफ रियलिज्म पावर है, आपको पता है। ब्रिक्स 5 कंट्री इसमें है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। आसान, इसकी बैठक जून में होने वाली है, अब देखिए होती है नहीं। द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा जो है वो 3 कंट्री का था, अब तो ये खत्म भी हो गया। इसका एक दूसरा फॉर्म आ गया जो मैंने अपने एग्जाम गाइड में, आईआर गाइड में दिया है, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। इसको ट्रंप ने खत्म कर दिया था। व्हेन वाज पंसील एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया चाइना, 1954।
मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि चाइना ने बर्मा, उस समय अब उसको म्यांमार कहते हैं, उसके साथ भी पंचशील साइन किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूएसए एग्रीमेंट जो 2020 में हुआ था उसका नाम बेका था, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। द हेडक्वार्टर अफ्रीकन यूनियन का अदीस अबाबा में है। साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क कितने कंट्री को कंप्राइज करता है? आठवां कंट्री इसमें अफगानिस्तान था जो 2007 में शामिल हुआ था, वो फाउंडिंग कंट्री नहीं था। विच कंट्री इज द चेयर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट फॉर द पीरियड? अभी भी कौन है? ये अजरबैजान है। इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं मेमोरी से बोल रहा हूं, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, अजरबैजान लेकिन है। अब आइए इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इस पर हम लोग देखते हैं। देखिए, हाउ मेनी रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी आर इन इंडिया? ये पॉलिटी का बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको पता है कि 7 हैं। 8वां एनपीपी, मेमोरी से बोल रहा हूं, वो अभी कतार में है, लेकिन ईसीआई ने उसको अभी तक अपने साइट पे रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो 7 ही नेशनल पार्टी हैं। नेशनल पार्टी के क्या क्राइटेरिया होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी और रजिस्टर्ड पार्टी, यही 3 टाइप के पार्टी होते हैं। देयर इज नथिंग लाइक रीजनल पार्टी एज फार एज ईसीआई इज कंसर्न, लेकिन स्टेट पार्टी को ही हम रीजनल पार्टी कहते हैं। आर्टिकल 52 से 62 जो है वो किससे कंसर्न रखता है? तो ये प्रेसिडेंट से कंसर्न रखता है। इसका मतलब क्या है कि आपको ये कहता है कि जो आर्टिकल जैसे 153 से लेके 161 गवर्नर तक है, 315 से लेके 323 तक जो है पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ये सब आपको अब मतलब कौन किस रेंज के आर्टिकल, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से, ये आपको जानना चाहिए। अब ये नरेगा के बारे में बहुत लंबा चौड़ा है। चलिए, ये कहता है कितने दिन का नरेगा में जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटीड मिलता है? तो 100 डेज का मिलता है। Which part of the constitution India deal with fundamental right? एकदम मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है। पार्ट 3। पार्ट 4 जो है डीपीएसपी से कंसर्न रखता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 5 जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेंटर। पार्ट 2 में सिटीजनशिप की बात है। हु कॉइंड द टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सोशल डॉक्यूमेंट? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ग्रैनविल ऑस्टिन जिन्होंने जो लिखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, बहुत बहुत फेमस बुक। इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक सीमलेस वेब भी कहा। Which schedule of the Constitution of India contains the provision related to anti-defection law? जो आया राम गया राम, जो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं उनको रोकने के लिए कौन सा शेड्यूल बना था, जो कि 52nd अमेंडमेंट से लागू हुआ था? ये शेड्यूल जो है 10th शेड्यूल, राजीव गांधी लेकर के 85 में आए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? शेड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन है। डील्स विद द म्युनिसिपैलिटी, जो 74th अमेंडमेंट के जितने प्रोविजन है वो 12th शेड्यूल में है। 73rd अमेंडमेंट के जो है 11th शेड्यूल में। तो दोनों पूछ दिया आपको। यहां पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत थोड़े से आर्टिकल हैं जो प्राइम मिनिस्टर की बात करता है। बहुत अजीब सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, और उसके बारे में केवल 3 आर्टिकल में मेनली लिखा गया है, 74, 75 एंड 78 में। तो उसमें से ये जो है 75 आर्टिकल है। Who among the following use the term bullock capitalist? यहाँ पे थोड़ी सी उस टाइप का क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं जो कि डीयूईटी और जेएनयू लगातार पूछते आए हैं। यूजीसी नेट से ये लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। ये कहने वाले हैं लॉयड रुडोल्फ एंड सुजैन रुडोल्फ, दोनों स्पॉज इन्होंने की लिखा था इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी करके इन्होंने बुक लिखा था, जिसमें इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया पे डिस्कशन किया था। तो उसमें बुलॉक कैपिटलिस्ट ये कहते हैं पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो उन्नत हुए हैं, अमीर बने हैं, उनको ये बुलॉक कैपिटलिस्ट कहते हैं। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ये तो बहुत ही रटने वाला टाइप का है, 2 साल, 2 years 11 months एंड 17 days। ठीक है। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में एक लैंडमार्क केस हुआ था, जिसने कि आर्टिकल 356 के तहत जो स्टेट में इमरजेंसी लगा दी जाती थी उसके यूज को बहुत लिमिटेड कर दिया। 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, 3 लिस्ट है इसमें, यूनियन, स्टेट, कनकरेंट, तो ऑल ऑफ द अबव। ये तीसरा क्वेश्चन है जहां ऑल ऑफ दीज जो है सही हो रहा है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी? ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये है स्टेट इमरजेंसी, ये है नेशनल इमरजेंसी। ये तो 365 तो सेंटर स्टेट को गाइडलाइन दे सकता है, उसको ना माने तो वहां स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हैवी क्वेश्चन है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? ये जो है नेहरू थे। जो प्रोविंशियल कमेटी थे उनके वल्लभ भाई पटेल थे। राजेंद्र प्रसाद तो चेयरपर्सन ही थे। अंबेडकर जी जो हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे।
देन सरकारिया कमीशन 1983 में सबसे इंपॉर्टेंट जो कमीशन बनी थी सेंटर स्टेट रिलेशन पे, वो सरकारिया थी। बाद में जो 2007 में MM पुंछी कमीशन बनी। इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइजेस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। प्रेसिडेंट आप ध्यान रखिए वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी है और हेड ऑफ द लेजिस्लेचर भी है, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है। तो ऑल ऑफ दीज, चौथा क्वेश्चन इसमें ऑल ऑफ दीज है। 17 क्वेश्चन 22%। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो तीन जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंटरनेशनल रिलेशन है, और पॉलिटिकल थ्योरी भी। अब आइए हम लोग कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो कि बहुत अनइंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए, CUET के लिए, अब देखते हैं। अब इससे क्वेश्चन भी बहुत थोड़े से हैं। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी ये किस कंट्री का इंट्रिंसिक फीचर है, मतलब इंट्रिंसिक मतलब इनहेरेंट, मतलब एकदम उसके अंदर की फीचर है, जो है उसको डिफाइन करता है। तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि वहां पे आपको पता है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कन्वेंशनल है, वहां पे कन्वेंशन से कॉन्स्टिट्यूशन चलती है। तो जो पार्लियामेंट लॉ बनाता है उसको कोई जुडिशियल रिव्यू वहां नहीं होती है, पार्लियामेंट वहां सॉवरेन है। इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पे लीगल सॉवरेनिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में वेस्ट करती है, और कॉन्स्टिट्यूशन वही है जो सुप्रीम कोर्ट कहता है। इसी तरह सेम सिचुएशन यूएसए में है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 13th अमेंडमेंट इन द, ये सब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है कि इंडिया और यूएसए का कंपैरिजन। तो 13th अमेंडमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में इससे स्लेवरी खत्म की गई थी। इससे रिलेटेड जो है देखिए 14th अमेंडमेंट है, जो अभी रो वर्सेस वेड वाला जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसमें इंपॉर्टेंट हो गया था। उसमें एक तरह से फंडामेंटल राइट जो है उसको इन्फ्रिंज नहीं कर सकती है वहां के स्टेट्स। तो राइट टू एबॉर्शन भी उसमें ग्रांट किया गया था। वहां का जो सेकेंड अमेंडमेंट है उसमें गन राइट दी गई थी। फर्स्ट अमेंडमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब को आपको पढ़ना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के, मैंने अपने गाइड में दिया है। मिलिबेंट पॉलिंजा डिबेट जो है थोड़ा सा ये अगेन आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। ये जो जो कैपिटलिस्ट स्टेट का जो नेचर है, क्या वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है या स्ट्रक्चरलिस्ट है। मतलब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू मतलब ये होता है कि कैपिटलिस्ट स्टेट जो मार्क्स कहते थे वो बॉर्जुअजीज क्लास या कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने या बढ़ाने के लिए काम करती है। ये एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू है। लेकिन जो लुई अल्थुजर और उनके जितने शिष्य हैं वो कहते हैं कि नहीं, कैपिटलिस्ट स्टेट उससे भी बड़ा काम करती है। वो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है जो सदियों तक जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास का डोमिनेशन को बनाए रखता है थ्रू आइडियोलॉजी एंड स्टेट एपरेटस। जो आपने देखा ना, आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस एंड रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस। तो ये जो डिबेट था, पोलंजा ने जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू लिया, मिलीबैंड ने इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू लिया, और दोनों डिबेट इन्होंने एक बहुत ही लाइवली डिबेट हुआ था कि नेचर ऑफ द कैपिटलिस्ट स्टेट, क्या वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है जो मार्क्स कहते हैं, या वो स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू सही है जो कि लुई अल्थुजर बोलते हैं। So it is nature of the state in capitalism. हाउस ऑफ कॉमन्स इज द लोअर चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट। किसका है हाउस ऑफ कॉमन्स? आपको पता है कि इंग्लैंड का लोअर चैम्बर कहते हैं, वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो अपर चैम्बर को कहते हैं। जैसे इंडिया में लोकसभा तो वहां हाउस ऑफ कॉमन्स, यहाँ राज्यसभा तो वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स। रॉबर्ट मॉरिसन मैक्लेवर रोड द फॉलोइंग। ये मैं डुप्लीकेट कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसको पॉलिटिकल थ्योरी में भी दिया था, प्लुरलिज्म में। मैं यहाँ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी कर रहा हूं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये उसको वहां भी आप ला सकते हैं, ये एक अप्रोच भी है। तो मॉडर्न स्टेट, द रिप्रेसिव स्टेट अप्रोचेस भी मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूं, ये जो है लुई अल्थुजर ने कहा, इसको भी दोनों जगह आप रख सकते हैं। अब न्यू थीम्स आते हैं, एक दो कुछ न्यू थीम्स इसमें दिए गए हैं। एक है पब्लिक पॉलिसी और एक है जनरल इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस। तो पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया यदि देखिए तो इसमें तीन है मॉडल्स, जो डिफरेंट पब्लिक पॉलिसी के, जैसे सिस्टम अप्रोच है, इनपुट आउटपुट अप्रोच है, रैशनलिस्ट अप्रोच है, पब्लिक चॉइस अप्रोच है, गेम थ्योरी है, इंक्रीमेंटलिज्म है, लाइक दैट। तो वो जो है मॉडल्स हो जाते हैं। प्रोसेसेस कैसे बनते हैं, जो साइकिल अप्रोच जिसको कि स्टेजेज अप्रोच भी कहते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी ये है। देन जनरल इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस में कहते हैं ग्लोबल जस्टिस पढ़ लीजिए, अभी क्या उस पर चल रहा है, नेशनलिज्म पे क्या थॉट है, कहाँ क्या चल रही है, और क्लाइमेट चेंज की जो इशू हो रही है पूरे दुनिया में। जैसे कि अभी जो है, अभी जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो स्टॉकहोम +50, अभी 2 और 3 जून को ये हुआ है। 50 साल जो जो पहली जो इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन इन्वायरमेंट पे 1972 स्टॉकहोम में, उसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है, और सब लीडर जो है वहां जुटे हैं कि वर्ल्ड को कैसे जो है बचाया जाए ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं।
तो अब यदि हम देखें कि ओवरऑल एनालिसिस यदि हम सीयूईटी पीजी की करें, जो अभी तक मैंने इतना ज्यादा लंबा बना दिया, लेकिन उसका जो निचोड़ क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से 19 क्वेश्चन थे, कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी सेकंड नंबर पे था, 17 क्वेश्चन थे, ज्यादा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से थे, कम इंडियन पॉलिटी से था, इंटरनेशनल रिलेशन पे 15 क्वेश्चन थर्ड नंबर पे आता है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट से 14 क्वेश्चन फोर्थ नंबर पे आता है, सीपी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से केवल 6 क्वेश्चन, आईपीटी से मात्र 5 क्वेश्चन। तो अब आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और कॉन्स्टिट्यूशन मिलाकर के ही 50% क्वेश्चन हो जाते हैं। यदि इसमें आईआर जोड़ लें तो 2/3 क्वेश्चन हो जाते हैं, और यदि पॉलिटिकल थ्योरी जोड़ लें तो 3/4 हो जाते हैं। तो मतलब समझिए कि यही 4-5 थीम से आपको क्वेश्चन रहेंगे, आईपीटी और सीपी इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेवल ऑफ क्वेश्चन यदि देखिए तो इजी टू मॉडरेट है, आपको बहुत ज्यादा भटकना नहीं है। यदि आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट के क्वेश्चन को मत देखिए, बड़े बड़े वॉल्यूमनस बुक मत पढ़िए, लक्ष्मीकांत टाइप के बुक के लिए आपको उतना ओवरकिल करने की जरूरत नहीं है, ओपी गौबा काफी है, और इवन डीडी बसु भी कॉन्स्टिट्यूशनल के पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉल साइंस हेल्प की जो चैनल है वो मोर देन सफिशिएंट है आपको हंसते खेलते हुए सीयूईटी करने के लिए। मैं इसको एकदम बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, यदि आप उसको उस तरह से करें जैसा मैं अभी थोड़ा सा और बताऊंगा। देन एकदम एज पर सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप ध्यान रखिए कि ये एनटीए एग्जाम लेती है जो एक स्टैंडर्डाइज बॉडी है। ये डीयूईटी या जेएनयू की तरह आर्बिट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि एक यूनिवर्सिटी है कुछ भी पूछ लिया। इसको पूरे इंडिया भर के स्टूडेंट को कैटर करना है, तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक का। तो आप जान लीजिए कि ये बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस पूछेंगे। याद रखिएगा कुछ क्वेश्चन बाहर रहेंगे, जैसे आपने देखा मैकलेबर का था, लुई अल्थुजर का था, बेंजामिन कॉन्स्टेंटाइन का था, थोड़े बहुत रहेंगे वो रह सकते हैं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन, लेकिन 95% क्वेश्चन जो है या 90% क्वेश्चन सिलेबस से रहेंगे, ध्यान रखिएगा इसका। और बहुत थोड़े क्वेश्चन बियॉन्ड सिलेबस होंगे और आर्बिट रहेंगे। अब आप भूल जाइए कि जैसे बीएचयू में, जेएनयू में और डीयूटी में जो आर्बिट क्वेश्चन पूछते थे वैसा इसमें नहीं पूछा जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज इसको शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। इस तरीके से मुझसे आप इन मीडियम के थ्रू आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। सवाल छोटे रखें जिसका जवाब 1-2 लाइन में दिया जा सके। और यदि अभी तक आपने सीयूईटी पीजी गाइड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है अमेजन से तो इसको कर लीजिए। ये बेस्ट रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है। लास्ट डेज में भी, इवन 48 घंटे 24 घंटे में भी आप इससे काफी कुछ इंप्रूव अपने स्कोर को कर सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द। मेरे मन में है इच्छा कि मैं सीयूईटी पीजी के लिए एक लास्ट मिनट वीडियो जो है वो भी 2 पार्ट में निकालूं। मैं सोच रहा हूं, तैयारी करूंगा। आपके कमेंट का इंतजार है। बाय।